विविधता वर्गीकी हुआ नहीं ना है। हेडिंग बना लेंगे विविधता और वर्गीकी, डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी। विविधता और वर्गीकी, डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी। ठीक है, देखिए डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधता, और टेक्सोनॉमी का मतलब वर्गीकी। तो डाइवर्सिटी कहते हैं कि धरती पर जितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें विभिन्नताएं हैं। जैसे हम लोग चावल भी खाते हैं तो उसमें कई प्रकार का चावल रहता है। मानव में देखिए तो हर जगह क्या है, एक दूसरे से अलग अलग प्रकार से दिखने वाले इंसान हैं। कुत्ता भी घर में खरीदते हैं तो 4-5 वैरायटी का होता है, ज्यादा ही होता है, समझिए। वोडाफोन वाला होता है, आइडिया वाला होता है, जर्मन शेफर्ड है, रॉड पायलट है, उसमें भी क्या है, वेराइटी है। तो इतने सारे तरह के एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, प्लांट धरती पर है, उन सब में क्या है, बहुत तरह के चेंजेज है। पौधा में भी देखिए तो कुछ पौधा आपका जो है ऐसे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सारे पौधे हैं, लेकिन कुछ पौधा नमकीन मिट्टी में उगेगा, कुछ पौधा रेगिस्तान में उगेगा, कुछ पौधा आपका जल में उगेगा, कोई सिंपल लैंड पर उगेगा। तो पौधा में भी क्या है, वेरिएशन है। अब वैज्ञानिकों के सामने एक चुनौती थी कि इतना प्रकार का डाइवर्सिटी धरती पर है, करोड़ों प्रकार के स्पेसीज, प्रजातियां इस धरती पर रह रही हैं, उन सारे प्रजातियों को किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, कैसे उसका अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। क्या नाम था, कैरोलस लिनियस। तो उन्होंने यह बेड़ा उठाया कि धरती पर क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके अध्ययन करने के लिए हम 2 ब्रांच बनाते हैं। तो उन्होंने 2 ब्रांच बनाया। एक ब्रांच उन्होंने बनाया पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, दूसरा ब्रांच बनाया उन्होंने जंतु जगत, एनिमल किंगडम। किसने बनाया, कैरोलस लिनियस ने। तो कैरोलस लिनियस ने सारे एनिमल्स को, जो करोड़ों प्रजातियां धरती पर हैं, सबको 2 वर्गों में बांट दिया, पादप और जंतु, प्लांट एंड एनिमल। अब उनसे कोई पूछता था कि सर कवक जो होता है, फंजाई, मशरूम के बारे में हम लोग किस जगत में पढ़ेंगे। तो आर एच विटिकर, ये कैरोलस लिनियस कहते थे कि कवक के बारे में पढ़ोगे तो कहाँ पढ़ोगे, प्लांट में पढ़ोगे। कोई पूछता था बैक्टीरिया कहाँ पढ़ेंगे, तो कहते थे एनिमल में पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई कहता अमीबा किस में पढ़ेंगे, तो कहते थे एनिमल में पढ़ लेंगे। जबकि ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप अमीबा को एनिमल में रख दें। अमीबा जो है वो एनिमल से बहुत तरह से अलग अलग है ना। अमीबा में पोषण का तरीका, जंतुओं में पोषण का तरीका दोनों अलग है। अमीबा में कोशिकीय संरचना, जंतु की कोशिकीय संरचना, ये भी दोनों अलग अलग है। तो आप अमीबा को एनिमल में नहीं रख सकते। पौधा में और मशरूम में, तो पौधा को आप, मशरूम को आप पौधा जगत में नहीं रख सकते हैं। पौधा कैसा होता है, स्वपोषी। मशरूम क्या होता है, परपोषी, ठीक है। पौधा का सेल वाल सेलुलोज का बना है, मशरूम का सेल वाल काइटिन का बना है। पौधा में पोषण ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, उसमें हेट्रोट्रॉफिक, एब्जॉर्प्टिव, माने दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो फिर वैज्ञानिकों के सामने चैलेंज आया कि क्या किया जाए, तो कुछ किंगडम बढ़ा दिया जाए। तो फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था आर एच विटिकर, 1969 में। तो आर एच विटिकर जब आए तो उन्होंने कैरोलस लिनियस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को गलत बताया, और उन्होंने जंतुओं के वर्गीकरण का कितना किंगडम दिया, 5, ठीक है, जिसको बोला गया 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें था मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया। ये 5 जगत किसने दिया, आर एच विटिकर ने दिया। समझ गए। तो उन सारे चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है। डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी का स्टडी क्या कहलाएगा, टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी को डिफाइन किया गया है, लिखिएगा। वर्गीकी को डिफाइन किया गया है, लिखेंगे, जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के पहचान, जीवों के पहचान, वर्गीकरण
एवं नामकरण का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी स्टडी अबाउट, branch of biology where we study about identification, classification and nomenclature of organism, ठीक है। तो वर्गीकी किसके अध्ययन करने की शाखा है? विविधता, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें विविधता का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्गीकी, टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि किसका अध्ययन है, तो जीवों की पहचान, वर्गीकरण और नामकरण, ठीक है। सबसे पहले मान लो कोई नया जंतु आपको दिखा, तो पहले क्या करोगे? उसको पहचानोगे, पहचानने के बाद क्या करिएगा? वर्गीकरण, ये जंतु में रखें, पौधा में रखें, किस में रखेंगे, और जब उसका पहचान हो जाएगा तब क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। तो इन तीनों का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी में आगे लिखेंगे कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहते हैं। कैरोलस लीनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहते हैं। कैरोलस लीनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लीनियस को द्विपद नामकरण पद्धति, द्विपद नामकरण पद्धति एवं द्विपद नामकरण पद्धति एवं दो जगत वर्गीकरण, दो जगत वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। जनक भी कहा जाता है। लीनियस इज ऑल्सो नोन एज, लीनियस इज ऑल्सो नोन एज बाइनोमियल, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लीनियस इज ऑल्सो पद्धति, अच्छा, Linnaeus is also known as father of binomial nomenclature and two kingdom classification, and two kingdom classification, ठीक है। तो दो चीज का, और पहला इसमें क्या है आपका? द्विपद नामकरण, इसको बोला जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और दूसरा क्या है इसमें? दो जगत वर्गीकरण। माने शुरू में एनिमल को, जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया था? दो। कौन कौन सा? प्लांट और एनिमल। तो प्लांट और एनिमल किंगडम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? कैरोलस लीनियस। और दूसरा इसमें क्या है? द्विपद नामकरण। द्विपद नामकरण का मतलब जितने भी धरती पर जंतु हैं उस इनके दिमाग में आए, जैसे मान लो हम लोग भारत में आलू को आलू कह देते हैं, वही आलू अगर चीन में जाए तो उसको लोग क्या कहेंगे? अब जरूरी नहीं ना है कि ब्रिटिश लैंग्वेज या फिर वो लोग अमेरिकन इंग्लिश फॉलो ही करेंगे, वो आलू को कुछ और बोलेगा। जापान में चला जाए वहां कुछ और बोलेगा। तो इनके दिमाग में आया कि हम एक ऐसा नामकरण का सिस्टम बनाएं जो नाम हम रख दे पूरे वर्ल्ड वाइड उसको उसी नाम से जाना जाए, उसको कोई बदल नहीं सकता हो। तो इसके लिए उन्होंने कौन सा सिस्टम दिया? द्विपद नामकरण। द्विपद नामकरण में दो शब्दों में किसी भी जंतु के नाम को लिखा जाता है। पहला शब्द जो होता है उसको जीनस नेम कहते हैं, और दूसरा शब्द जो होता है उसको स्पेसीज नेम कहते हैं। पहला शब्द क्या कहेंगे? जीनस। जीनस का मतलब होता है वंश का नाम, और दूसरा होता है स्पेसीज नेम, उसको क्या कहते हैं? जाति का नाम। तो दो शब्दों में किसी भी जंतु के, जीवों के नाम को लिखना द्विपद नामकरण कहलाता है। और द्विपद नामकरण में जो लेटर से लिख दिया गया, दुनिया में हर जगह उस जंतु को उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो द्विपद नामकरण पद्धति और दो जगत वर्गीकरण दोनों देने वाले वैज्ञानिक कौन? कैरोलस लीनियस। तो अगला पॉइंट लिखेंगे द्विपद नामकरण में
द्विपद नामकरण में किसी जीव के नाम को द्विपद नामकरण में किसी जीव के नाम को दो शब्दों में लिखा जाता है। दो शब्दों में लिखा जाता है। दो शब्दों में लिखा जाता है। पहला शब्द दो शब्दों में लिखा जाता है। पहला शब्द जीनस, GENUS, GENUS, जीनस, GENUS, जीनस, ब्रैकेट में लिखेंगे वंश का नाम, वंश का नाम, जीनस ब्रैकेट में वंश का नाम। तथा दूसरा शब्द स्पेसीज, SPECIES, SPECIES, स्पेसीज, ब्रैकेट में लिखेंगे जाति का नाम, जाति का नाम, जाति का नाम कहलाता है, जाति का नाम कहलाता है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट वर्ड इज नोन एज जीनस नेम। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट वर्ड इज नोन एज जीनस नेम, GENUS, जीनस नेम, while the second word is name of a species, while the second word is the name of a species। ठीक है, अब ध्यान से इसको समझो। देखो अब इसके लिए लीनियस को कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लो यहां पर हम लोग आधुनिक मानव जो है, तो आधुनिक मानव को क्या कहा जाएगा? होमोसेपियंस कहा जाएगा ना, होमोसेपियंस। तो अब इसमें होमोसेपियंस में होमो वर्ड जो है वह कौन सा नाम है? जीनस। और सेपियंस जो है कौन सा नाम है? स्पेसीज नेम है। ठीक है, अब मान लो इंसान को होमोसेपियंस कहा जाए तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ उसको इसी नाम से जाना जाएगा, कहीं कोई चेंज नहीं मिलेगा, सारे जगह पर। यही सिस्टम बनाया हुआ किस वैज्ञानिक का है? कैरोलस लिनियस का। अब लिनियस के मन में बात आई कि हम नामकरण तो कर दे रहे हैं, किसी भी जंतु का नाम तो हम रख दे रहे हैं, लेकिन कहीं पर जाए कोई उस सिस्टम को माने ना और कहे कि हम ये नाम बदलेंगे। ठीक है, तो इस नाम को रखने या इस नाम को बदलने की अथॉरिटी उन्होंने कुछ संस्थाओं को दी। ठीक है, अब जंतु का नाम रखना है या बदलना है तो उसके लिए कोई संस्था बनानी पड़ेगी। प्लांट का नाम रखना है, बदलना है तो उसके लिए कुछ संस्था बनानी पड़ेगी। तो लिनियस ने इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे द्विपद नामकरण हेतु, द्विपद नामकरण हेतु, द्विपद नामकरण हेतु, द्विपद नामकरण हेतु लिनियस ने कुछ संस्थाएं बनाई। फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिनियस ऑर्गेनाइज्ड सम ऑर्गेनाइजेशन। फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिनियस ऑर्गेनाइज्ड सम ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब संस्था कौन कौन सी थी? पहली संस्था लिखेंगे ICZN, इसका फुल फॉर्म ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डैश दे करके, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो पहली संस्था इन्होंने बनाई। दूसरी संस्था का नाम लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे ICBN, इसमें लिखिएगा इंटरनेशनल कोड फॉर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल, बोटेनिकल
नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तीसरा लिखेंगे ICBN, नहीं ICMN, इसमें लिखिएगा इंटरनेशनल कोड फॉर माइक्रोबियल नोमेनक्लेचर। और लास्ट और चौथी संस्था बनाई इन्होंने ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर, ICVN। लिखा तो ICVN लास्ट वाला ना, इंटरनेशनल कोड फॉर माइक्रोबियल नोमेनक्लेचर। हो गया। अब मान लो किसी एनिमल का नाम रखना हो, ठीक है। अब जैसे हम लोग किस में आते हैं, एनिमल में, तो हम लोगों का नाम होमोसेपियंस से बदलना हो, कुछ और रखना हो, तो इसमें से कौन सी संस्था के पास अथॉरिटी है? ICZN के पास, ठीक है। अब जैसे आम का पौधा है तो उसको मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं ना, तो मैंगीफेरा इंडिका अगर नाम बदलना हो तो कौन सी संस्था बदल करती है? ICBN बदलेगी। माइक्रोबियल जो आपने लिखा है वो केवल बैक्टीरिया के लिए है। अब जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी कहलाता है, तो साल्मोनेला टाइफी नाम बदलना हो तो कौन सा बदलेगा? ICMN बदलेगा। वायरस का नामकरण करना हो तो कौन करेगा? ICVN। तो इन संस्थाओं के पास ही अथॉरिटी है किसी जंतु के नाम को रखने की, किसी पौधे के नाम को रखने की, किसी बैक्टीरिया या वायरस के नाम को रखने की। आई बात समझ में? ये 5-4 संस्थाएं बनाई गई जो नामकरण करेंगी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और एक तरफ लिखना आप नेम, मतलब एनिमल नेम, ऑर्गेनिज्म नेम। दूसरी ओर लिख सकते हो जीनस नेम, और फिर स्पेसीज। तो एक नाम लिखना, कुछ एग्जाम्पल लिख लो, याद कर रहेगा। ह्यूमन से शुरू करते हैं, ह्यूमन। जीनस नेम क्या हो जाएगा? होमो। और स्पेसीज नेम हो जाएगा सेपियंस, ठीक है। अब देखिए, जीनस नेम में लिनियस ने एक डिसिप्लिन क्या बनाया? जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और स्पेसीज नेम हमेशा स्मॉल लेटर से। और जब हम लोग या कब एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसी फॉर्मेट में पूछेगा, जीनस नेम कैपिटल लेटर से, स्पेसीज नेम स्मॉल लेटर से, और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर देना, अलग अलग अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। दोनों अंडरलाइन रहेगा। ये डिसिप्लिन किसका बनाया हुआ है? लिनियस का बनाया हुआ है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नाम लिखेंगे, दूसरा लिख लो लायन का। लायन का लिखिएगा पैंथरा लियो। तीसरा लिखेंगे टाइगर का पैंथरा टिग्रिस। चौथा लियोपार्ड का, इसका भी है पैंथरा पारडस। पांचवा लिखेंगे पीकॉक मोर, इसका है पावो क्राइस्टेटस। छठा लिखिएगा बुफेलो, इसका है बुबेलस।
बुबैलिस, सातवां लिखेंगे काऊ, गाय, इसका है बॉस, इंडिकस, इसके बाद दिखेंगे आठवां में हॉर्स, हॉर्स का है इक्वस, कैबेलस, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई, इसका है मस्का, डोमेस्टिका, कैट, बिल्ली, कैनिस, कैनिस फैमिलियरिस, डॉग, नहीं दिख रहा है पीछे, डॉग, कैनिस लूपस, कुछ प्लांट्स में लिख लो, मैंगो, मैंजीफेरा, इंडिका, राइस, ओराइजा, सेटाइवा, व्हीट, ट्राइटिकम, एस्टिवम, पी, पाइसम, सेटाइवम, ओनियन, इलियम सीपा, हाँ हो गया। क्या? आंख को जूम करिए, आंख जूम करिएगा तो देखिएगा।
हो गया। स्पेसीज, सीपा, CEPA, CEPA, सीपा। हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अभी लिख नहीं लिए हैं? जितना ज्यादा नहीं लिखाएंगे, 20-25 लिखा देते हैं, उतना याद रख लीजिएगा बस। 20-25 को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। हो गया। कैरोट का लिख लो। डॉकस, कैरोटा। पोटैटो का लिख लो। पोटाटा, पोटैटो का पोटाटा। सोलानम, ट्यूबरसम, टोमेटो, सोलानम, लाइको, पेरिसिकम, उसके बाद लिख लीजिएगा बैगन का सोलानम, मेलॉन, जीना, तंबाकू, टोबैको। टोबैको का लिखो ना, निकोटीना, बैकम, मेज। मेज का लिखिएगा जी मेज। एप्पल का नहीं लिखवाए हैं, एप्पल का लिख लीजिएगा पैलस, डोमेस्टिका। मेढक का तो पता ही होगा ना। ऑरेंज का भी आया हुआ एग्जाम में। लिनियस ने बनाया है क्या? है, फ्लावर्स में भी कुछ है।
लेकिन एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर में यही सब है। प्लांट किंगडम में करेंगे, किया जाएगा। हाँ? बरगद का, बरगद पीपल की ही प्रजाति का है ना, बनियानम करके कुछ होगा। बरगद मतलब बनियान ही ना, लिख लेना। ये हो गया, बरगद का लिख लो, इतना लिख लीजिए पहले, फिर बोल देते हैं दो और। चलिए इतना हो गया। उसके आगे लिखिएगा बरगद का, बनियान। बरगद का लिखिएगा फिकस, FICUS, FICUS, फिकस बेंगलेंसिस, BEN, बोल रहे हैं फिकस हो गया। उसके बाद लिखिएगा BEN, अरे यार बरगद का बोल रहे हैं तो BENGHALENSIS, फिर से मिला लो, फिकस FICUS, बेंगलेंसिस BENGHALENSIS, हो गया। एक और लिख लेना, बनाना का, बनाना, बनाना केला का, केला को कहते हैं मूसा पैराडिसिका, MUSA, बनाना केला का। क्या बनाना का कहाँ लिखवाए, बनियान का लिखवाए थे ना जी, बरगद का लिखवाए थे। किसका जीनस नेम? हाँ स्पीसीज बोले नहीं, जीनस बोले फिकस, फिकस जीनस नेम है। फिकस बोले नहीं थे आपने, सुना नहीं? सब लोग ने तो लिखा है, सबके कॉपी में देखिए आगे पीछे सब लोग लिखे हैं। चलो बनाना का लिखो, मूसा पैराडिसिका, बनाना का मूसा, MUSA, मूसा जीनस नेम है। स्पेसीज में लिखना पैराडिसिका, PARADISICA, ACA मिला लो, MUSA मूसा, फिर है पैराडिसिका, PARADISICA, मूसा पैराडिसिका। एक और लिख लीजिएगा नींबू का, लेमन, नींबू का लिख लीजिए, लेमन का, लेमन का लिखिएगा साइट्रस, CITRUS, साइट्रस। लिमोनियम, LIMONIUM, फिर से मिला लीजिए, CITRUS, साइट्रस। लिमोनियम, LIMONIUM, साइट्रस लिमोनियम। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा, काम निकल जाएगा। याद हो ही गया होगा। चलिए आगे बढ़िए। टोटल कितना हो गया? 28, ठीक है, 28 को बहुत है। चलिए अब जो एक जरूरी है केवल वही लिखा है। चलिए उसके आगे कंटिन्यू करिएगा, आगे लिखिएगा लीनियस ने वर्गीकी पर आधारित, लीनियस ने वर्गीकी पर आधारित एक
प्रसिद्ध किताब सिस्टेमा नेचुरे लिखी। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे लिनियस रोट देयर फेमस बुक, लिनियस रोट देयर फेमस बुक, लिनियस रोट देयर फेमस बुक सिस्टेमा नेचुरे, सिस्टेमा SYSTEMA, सिस्टेमा नेचुरे NATURAE। Linnaeus wrote their famous book Systema Naturae on the based on taxonomy, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी पर आधारित कौन सी किताब, किताब का नाम पूछेगा तो 3 किताब आपको याद रखना है। पहला किताब कल लिखवाए थे, लैमार्क ने लिखा था, कौन सा किताब था याद है, बिना कॉपी देके बताइए, फिलोसॉफी जूलॉजी। दूसरा किताब याद रखना है डार्विन वाला, कौन सा था, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। और तीसरा किताब याद रखना है लिनियस का, सिस्टेमा नेचुरे। बस ये 3 किताब का नाम ही घुमा फिरा करके आएगा, बस 3 किताब, ठीक है, फिलोसॉफी जूलॉजिक, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज और सिस्टेमा नेचुरे। तो वो 2 किताब, अगर प्रश्न पूछे आपसे कि फिलोसॉफी जूलॉजी किस चीज पर आधारित है तो क्या कहेंगे, अंगों का उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत, यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी। पूछे ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किस पर आधारित है तो क्या कहेंगे, प्राकृतिक चयनवाद, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन पर लिखवाए थे ना। और तीसरा सिस्टेमा नेचुरे किस पर आधारित है तो क्या कहेंगे, वर्गीकी पर, टैक्सोनॉमी पर आधारित है, ठीक है। चलिए आगे लिखिएगा। 1969 में R.H. व्हिटिकर ने जीवों को पांच जगत में वर्गीकृत कर दिया। In 1969, R.H. Whittaker gave 5 kingdom classification. R.H. Whittaker gave 5 kingdom classification on the basis of वर्गीकृत कर दिया, जिसके निम्न, अब क्या मतलब है उनके पूरा नाम से, जिसके निम्न आधार थे। अब इतना अंग्रेजी सबका नाम है ना, पूरा याद करते रहिएगा, माथा घूम जाएगा। जिसके निम्न आधार थे, ठीक है। अब देखो पहले के समय में क्या था, 2 किंगडम था, प्लांट और एनिमल, और ये बढ़ा के कितना कर रहे हैं, 5। तो कुछ आधार बताना पड़ेगा ना। लिनियस ऐसे ही थोड़े मान जाएगा कि आप 5 ग्रुप कर रहे हैं, हम 2 ग्रुप किए हुए हैं तो मेरा गलत है। तो उसको गलत साबित करने के लिए कुछ आधार देना पड़ेगा। इन्होंने क्या क्या आधार दिए, पहला आधार लिखिएगा, पोषण का प्रकार। पहला लिखेंगे पोषण का प्रकार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला लिखेंगे पोषण का प्रकार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हो गया। दूसरा लिखिएगा कोशिका का प्रकार, या ऐसे लिखना, कोशिका की जटिलता, कोशिका की जटिलता। इंग्लिश वाले लिखेंगे सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, कोशिका की जटिलता। तीसरा लिखेंगे प्रजनन का प्रकार, प्रजनन का प्रकार, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन का प्रकार। चौथा लिखेंगे आर्थिक महत्व, चौथा लिखेंगे आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व, हो गया। पांचवा लिखेंगे वातावरणीय संबंध,
वातावरणीय संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, वातावरणीय संबंध। ठीक है, ये 5 आधार दिए। इंग्लिश वाले इंग्लिश में झूठ मूठ में पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड वाले स्कूल में जाओगे पढ़ाने तो हिंदी में ना पढ़ाना पड़ेगा। इंग्लिश में कैसे पढ़ाएगा बच्चा? इंग्लिश सीखेगा? भगा देगा। कैसे भगा दिया? वो सरकारी स्कूल का बच्चा है, मास्टर बदल जाएगा, बच्चा नहीं बदलेगा। पढ़ाने कैसे? अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बताओ, जब ज्वाइन करोगे तो सरकारी स्कूल में ना ज्वाइन करिएगा। सरकारी स्कूल में कई गो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा रहता है। आप लोगों को चाहिए कि हिंदी में सीख लो चीजों को। 1 to 5 भी हिंदी में ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंग्लिश वाले लोग यहाँ हिंदी नहीं सीखेंगे तो वहां फंस जाएंगे फिर। इसलिए मौका था भी आप लोगों के पास हिंदी सीखने का, आप लोग छोड़ दिए। गोल्डन ऑफर था। अब 5वां तक ABCD थोड़े सिखाइएगा, कुछ और सिखाना पड़ेगा ना उन लोगों को। अब सोचो 9th 10th में जाओगे वहां हिंदी पढ़ाना पड़े तब क्या होगा। जैसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो स्कूल कहीं मान लीजिए हाई स्कूल में गए पढ़ाने के, तो 9th 10th तो मिलेगा, वहां तो इंग्लिश हिंदी देख के चक्कर आएगा फिर। इसलिए मौका था भी सीख लेने का। चलिए, हो गया। तो 1969 में कौन वैज्ञानिक आते हैं? RH व्हिटेकर। तो व्हिटेकर ने जो 2 जगत था उसको बढ़ा के 5 जगत में कर दिया। 5 जगत में किया तो उनके पास समस्या थी कि कुछ आधार बताइए। तो पहला आधार क्या बताया? पोषण का प्रकार। पोषण का प्रकार का मतलब, अब जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है मान लो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, एक ऑर्गेनिज्म मान लो कोई एनिमल है, मान लो मानव है, ठीक है, मानव है। अब 3 ऑर्गेनिज्म है। शुरुआत में ये तीनों किसमें रहा करते थे? जंतु जगत में। लिनियस के अनुसार ये जंतु जगत के जीव थे। अब व्हिटेकर आए तो उन्होंने कहा कि अमीबा, जीवाणु और मानव, इन 5 तरीके से एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है, अब कैसे वो समझना। अमीबा में पोषण कौन सा होता है? मैंने फर्स्ट दिन ही आपको बताया था। अमीबा में स्वपोषण होता है कि परपोषण? परपोषण। परपोषण किस विधि से होता है? सहजीवी होता है ना। तो ये अलग हो गया कि नहीं हो गया? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पोषण कौन सा होगा? ऑटोट्रॉफिक। स्वपोषण भी होता है, परपोषण भी होता है, तो दोनों होता है, तो ये भी अलग हो गया। मानव में कैसा होगा? परपोषण, सहजीवी होगा। तो पोषण के दृष्टिकोण से तीनों अलग हो गए। रिप्रोडक्शन की दृष्टिकोण से भी तीनों अलग हैं। अमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से करता है, द्विखंडन। जीवाणु असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिजन से करते हैं, और मानव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन भी क्या हो गया? अलग हो गया। कोशिका भी तीनों की क्या है? अलग अलग है। अमीबा कैसा जीव है? अमीबा कैसा जीव है? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक है मतलब न्यूक्लियस है और एक कोशिकीय है। जीवाणु कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय है, न्यूक्लियस नहीं है। और मानव कैसा है? मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। तो तीनों की कोशिका भी क्या है? एक दूसरे से अलग अलग है। उसके बाद है आपका आर्थिक महत्व। अमीबा से आर्थिक महत्व कुछ नहीं है, बीमारी फैलाने वाला है। जैसे आपको लिखवाए थे हम एंट अमीबा हिस्टोलाइटी का, कौन सा रोग हो रहा था? पेचिस। एंट अमीबा जिंजीबेरी, कौन सा रोग हो रहा था? मसूड़ों में पायरिया हो रहा था ना। तो अमीबा क्या कर रहा है? बीमारी फैला रहा है। बैक्टीरिया हानिकारक और लाभदायक दोनों होते हैं। जैसा हम लोग के आंत में पाया जाता है। इकोलाई कैसा बैक्टीरिया? फायदेमंद है। ठीक है, दूध को दही में बदलने वाला। लैक्टोबैसिलस क्या है? फायदेमंद बैक्टीरिया है। कई सारे बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलेरी, सब बीमारी फैलाने वाला है। तो दोनों है ये। मानव जो है उसका आर्थिक महत्व अपने सोसाइटी में ही है, बाहर में तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो आर्थिक महत्व। इन वातावरणीय संबंध वातावरण को क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं या लाभ पहुंचाते हैं। तो ये 5 आधार बताया किसने? RH व्हिटेकर ने, और कहा कि हम जीवों को इन 5 आधारों के आधार पर 5 वर्गों में बांट देंगे। ठीक है, अब 5 वर्ग जो इन्होंने बांटा उसमें पहला वर्ग जो था वो था मोनेरा। ठीक है,
पहला इन्होंने जगत बनाया, हिंदी में लिख देते हैं, पहला जगत बनाया वो था मोनेरा, अंग्रेजी में भी मोनेरा ही कहेंगे। दूसरा इन्होंने जगत बनाया प्रोटिस्टा, तीसरा जगत बनाया कवक, फंजाई, चौथा जगत बनाया पादप, प्लांटी, और पांचवा बनाया जंतु, एनिमेलिया। फिगर है विटिकर 5 किंगडम, विटिकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब विटिकर का 5 जगत वर्गीकरण, विटिकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विटिकर का 5 जगत वर्गीकरण। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ाने पर ज्यादा पैसा मिलता है कि प्राइवेट स्कूल में? हाँ, सरकारी मतलब जो मैक्सिमम लोग 1 to 5 वाले हैं, ज्यादातर तो लोग वही हैं, मतलब 80% क्लास की आबादी। तो सरकारी में ज्यादा मिलेगा पेमेंट कि प्राइवेट में? सरकारी में ज्यादा मिलेगा। सरकारी में काम कम करने के इरादे से जाता है सब। हाँ, पढ़ाना पड़ेगा प्राइवेट वाले में। जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट में भी अच्छी मिलती है। हाँ, तो उसमें क्या लुंगी पहन के चले जाएंगे? वहां पर भी मेंटेन होके जाइएगा ना जी। अपना लाइफ स्टाइल तो हर जगह मेंटेन करना चाहिए। तो अच्छा है ना। देखिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा तब सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करिएगा ना। जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही है, जॉब करना, रोटी का कपड़ा मकान, फिर चले जाना। मेहनत करने से भागना कैसा है? पढ़ाएंगे तो क्वालिटी नॉलेज पढ़ाएंगे। देखिए, क्वालिटी अगर रहेगा, एक बात स्पष्ट समझिए, अगर क्वालिटी बढ़िया है, जो पढ़ाई सिलेबस में है वो आप बढ़िया से पढ़ लिए हैं, और जो आपका एक पेपर है, मान लीजिए आप हिस्ट्री के आगे चल के टीचर बनने वाले, अब 9th-10th में जाओगे तो प्राइवेट स्कूलों में क्या मिलता है? हिस्ट्री का टीचर अलग होगा, ज्योग्राफी अलग होगा, पॉलिटी का अलग होगा, सब सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग होता है। तो एक पेपर जो आपका है उसको इतना बढ़िया से पढ़ लीजिए कि किसी लेवल का क्वेश्चन उससे पूछा जाए, आप कहीं फंसिए मत। पहला काम। एक हमारा ही फ्रेंड है, अब नाम उसका लेना उचित नहीं है, उसका सरकारी जॉब हो गया था, वहां से उसने
छुट्टी लेकर के, मतलब रिजाइन कर करके उसने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। और प्राइवेट स्कूल में +2 में फिजिक्स का टीचर है, सैलरी उसकी 1,10,000 रुपये पर मंथ की है। फिजिक्स पढ़ाता है, क्वालिटी था तो वहां से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। अब उसके बाद भी क्या करता है, शाम के समय में 20-25 स्टूडेंट उसी स्कूल के आ जाते हैं, उसको ट्यूशन भी पढ़ा देता है। अब ट्यूशन पढ़ाता है तो लाख रुपए वहां से आता है उसको, और अलग से फिर सैलरी आ रहा है। तो क्वालिटी अगर है तो इसके लिए नहीं डरना है कि सरकारी नौकरी अगर नहीं भी हुआ तो हम कहाँ जाएंगे। इसमें अगर हम नहीं हो पाए तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। उससे बढ़िया जगह पर प्राइवेट स्कूल कई सारे जो बढ़िया हैं वो आपको कंप्लीट, जब तक आप मतलब रिटायर्ड नहीं होते, 60-65 साल उनमें रिटायरमेंट का प्रोसेस होता है, पता है कि नहीं। बढ़िया जो प्राइवेट स्कूल है वो आपको रिटायरमेंट देते हैं, पर मंथ आपके सैलरी का कुछ % हिस्सा वो रखते हैं जो आपको मिलता है कब, जब आप रिटायर करते हैं। तो 10% 15% वो आपके सैलरी का रखेंगे, रिटायरमेंट के टाइम पर देते हैं। तो खाली क्वालिटी है, तो इसलिए नहीं डरना है कि सरकारी स्कूल में नहीं गए तो जीवन बर्बाद हो गया। अगर चाहते हैं रिस्क लेना, पढ़ाना ओरिजिनल वाला पढ़ाना चाह रहे हो, क्वालिटी है, तो प्राइवेट स्कूल वाले लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, कि बढ़िया टीचर मिले। बढ़िया टीचर मिल नहीं रहा है। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए क्या, प्राइवेट स्कूल में जब जाओगे पढ़ाने के लिए तो जो नॉलेज है वो आपका तो हो, थोड़ा सा बोलने में एक्सपर्ट होना चाहिए और इंग्लिश आना चाहिए। अब ये नहीं कि क्वेश्चन स्टूडेंट इंग्लिश में पूछ रहा है, वहां मुंह आगे खड़े, पता नहीं चल रहा है बोल क्या रहा है। तो इंग्लिश खुद ना बोल सको, लेकिन वो बोल रहा है उतना समझ में आ जाए और उसको आप रिप्लाई कर दे। दिक्कत वाली बात नहीं, उसको आप सीख लो, ठीक है, उसको आप सीख लीजिए। और नहीं सीखिएगा तो फिर जीवन को कंफर्ट जोन में रखे रहिएगा, तो 65 साल बाद वहां से भी रिटायर करिएगा, मर और के खत्म होना है। कुछ जीवन में मिला कहां। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा, समाज को कंट्रीब्यूट करिएगा। और अभी के एज में, अभी 35 साल 40 साल, मैक्सिमम 40 साल से ऊपर तो कोई दिख नहीं रहा है हमको। और सबसे कम में जाओ तो 26-27 साल वाले लोग भी हैं, 40 साल वाले 1-2 लोग हैं। तो 26 साल से कम वाले लोग भी जो है, 26 से कम वाले भी बहुत लोग हैं। तो उन लोगों को तो सीखने में कोई दिक्कत है ही नहीं। और उन लोगों को तो बिल्कुल तनाव नहीं लेना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे बेहतर कर लीजिएगा, ठीक है। सरकारी स्कूल में मान लो जा रहे हो पढ़ाने के लिए और क्वालिटी वहां मैनेज नहीं करोगे तो आप खुद गुमनाम बन करके रह जाइएगा। खुद गुमनाम बन करके नहीं रह गए। अगर बढ़िया से नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप, अगर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो, वहां पर भी जाकर के आप काम चोरी कर रहे हो, तो आपको कितने लोग जानेंगे, मैक्सिमम कितने लोग जानेंगे, मोहल्ले के लोग जानेंगे, आपके सोसाइटी के लोग जानेंगे। और जाकर के समाज में बढ़िया से स्कूल में पढ़ा रहे हो, सारा मेंटेन कर रहे हो, नॉलेज है आपके पास, यूट्यूब पर आ गया और आपको लोग लाइक करने लगे। अब जैसे हम लोग एक वीडियो अपना यूट्यूब पर जो क्विज वाला लेते हैं शाम में, MCQ वाला, अब एक वीडियो में 1.5 से 2 लाख लोग उसको वॉच करता है। अब 1.5 लाख लोग वॉच किया तो 1.5 लाख स्टूडेंट जाने ना कि ये टीचर इस सब्जेक्ट के हैं, ये पढ़ा रहे हैं। देख, पूरे वर्ल्ड लेवल पर जहां जहां यूट्यूब देखा जाता है, जिस जिस ग्रुप में छात्र कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग देख रहे हैं। तो ऐसे करने के लिए नॉलेज भी रखना पड़ेगा क्वालिटी वाला। और क्वालिटी नॉलेज है, फिर घबराने की जरूरत क्या, आपके पास ज्ञान है तब घबराने की जरूरत नहीं कि ये नौकरी नहीं मिलेगा तो कहां जाएंगे। इससे बेहतर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो बस काम एक चीज पर करना है, अपने ऊपर काम करना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है पार्टिकुलर, जो भी हो, आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इतिहास भूगोल जो हो, वो आपका सब्जेक्ट इतना मजबूत रहे कि कोई भी क्रॉस क्वेश्चन है वहां हम फंसेंगे नहीं, पहला काम। और दूसरा, थोड़ा बहुत स्मार्टनेस इंग्लिश में आना चाहिए। ये 2 काम रहेगा। डिग्री आपके पास B.Ed की ऑलरेडी है, जिस स्कूल में जाओगे थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू देना होता है। आप रिज्यूमे सेंड करोगे, उसके बाद वो आपका इंटरव्यू लेगा, रिटन इंटरव्यू लेगा, फिर डेमो क्लास लेगा, उसमें सेलेक्ट हो गए, ज्वाइन करिए। 35-40 हज़ार रुपये से शुरुआत वो लोग भी करते हैं। सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी वहां भी अंतर क्या है कि सरकारी स्कूल में आज के समय का ट्रेड बना हुआ है दिमाग में, जो स्टूडेंट भरते हैं वो है कि वहां काम कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, यहाँ काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो काम जहां पर आप ज्यादा करिएगा वहां पर ग्रोथ आपका होगा। आप बच्चे को जो ग्रोथ दीजिएगा वो सेकेंडरी है, वो तो ग्रो करेगा ही, उसके साथ साथ आपका ग्रोथ कई गुना आगे होगा और आप आगे जाकर के इनहेंस करिएगा, आप बढ़िएगा। और नहीं तो छोटे जैसे कुआं का मेढक वाला बात हो गया, एक पार्टिकुलर जगह चले गए और वहीं ज्वाइन किया, वहीं से रिजाइन कर दिए। तो फिर जीवन तो इतना मानव का सस्ता है नहीं। मनुष्य का जीवन मिला है वो इतना सस्ता तो जीवन हो नहीं सकता कि एक जगह गए, एक जगह पढ़ाए, वहीं मर मिला करके खत्म हो गए। अब फिर इससे अच्छा तो पशु जीवन जी रहा है, पेट पालन प्रजनन तो वो भी करके काम चला ले रहा है ना, तो जानवर इससे बेहतर है। तो मनुष्य का जीवन मिला है तो कम से कम वहां से उतने पर ही खत्म अपने आप को नहीं कर ले, उसके आगे भी हमारे पास रहना चाहिए विकल्प, ठीक है। तो बस 2 चीज, एक तो पहला अपने सब्जेक्ट का खूब बढ़िया नॉलेज, और दूसरा इसके बाद थोड़ा सा स्मार्टनेस, इंग्लिश आना चाहिए, कंपलसरी है।
अब ये मत सोचिए कि हमको नहीं आ रहा है तो हम सीख नहीं पाएंगे, कुछ नहीं है, बहुत बड़का उसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है कि इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, बहुत आसान चीज होता है, प्रैक्टिस करिएगा सीख जाइएगा। इंग्लिश रीडिंग स्किल बढ़ाइए, कुछ समझ में नहीं आता तो स्टोरी बुक पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। टीवी चैनल पर जो झगड़ा करता है सब, डिबेट करता है सब, वो डिबेट सुन लीजिए इंग्लिश में, ऑटोमेटिक धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। पढ़ना तो लगभग सभी को आता होगा, इतने तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ तो सभी पाते होंगे। जब आप लिखा हुआ पढ़ ले रहे हैं तो वही चीज जब सामने वाला बोलेगा थोड़ा सा फोकस करोगे तो वो सीख जाओगे। अब इंग्लैंड में कोई बच्चा जन्म लिया मान लो, तो उसको इंग्लिश सिखाया जाता है क्या? सिखाया तो जाता नहीं, वो सुनते सुनते सीख लेता है। अब ऐसा तो आप नहीं कह सकते भारत में पैदा होने वाले बच्चे इंग्लैंड वाले की तुलना में कमजोर है। भाई यहाँ का परिवेश हिंदी है तो उसको हिंदी सिखाना नहीं पड़ता, वो खुद सीख जाता है। वहां का परिवेश इंग्लिश का है, उसको इंग्लिश सिखाना नहीं पड़ता है। तो वैसे ही परिवेश नहीं मिला जिसके चलते इंग्लिश कमजोर है। ग्रुप रहेगा, लगातार उस माहौल में रहिएगा, एक बूस्ट होने लगेगा। और इतना हो गया तो फिर टेंशन किस बात का है? नौकरी रखा हुआ है, एकदम बहुत सारा नौकरी रखा हुआ है, क्वालिटी की कमी है जिसके चलते वो मिल नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? नौकरी की कमी नहीं है, नौकरी बहुत सारा है, लेकिन क्वालिटी की कमी अपने अंदर है, जिस कारण से हम उसको खोज नहीं पा रहे, वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। समझ में आया? तो काम किस पर करना है? अपने आप पर करना है। ये नहीं घबराना है कि नहीं होगा तो क्या होगा, सीख गए, सारा नॉलेज है तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसको एक एक करके खत्म कर देते हैं। विटिकर ने क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला क्या? मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप, पांचवा जंतु। ये 5 किंगडम इन्होंने दिया। ठीक है, इसको अब एक एक करके कर देते हैं। मोनेरा हेडिंग बना लीजिएगा। मोनेरा, अलका कुमारी सर आज पहली बार ऑनलाइन क्लास कर रहे थे। डेली क्या कर रही थी? डेली करिए, डेली क्लास करिए ऑनलाइन। चलिए पहला हेडिंग बनाइएगा मोनेरा। मोनेरा हिंदी में भी कहते हैं मोनेरा जगत। मोनेरा जगत, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। इस जगत में एक कोशिकीय, इस जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा, इस जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इन दिस किंगडम, इन दिस किंगडम, इन दिस किंगडम यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड। अगला पॉइंट लिखिएगा, जीवाणु, जीवाणु इस जगत के प्राचीन सदस्य हैं। बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर, SOLE, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ऑफ किंगडम मोनेरा। अगला पॉइंट लिखिएगा, जीवाणु स्वपोषी, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रकाश स्वपोषी एवं रसायन स्वपोषी। जीवाणु प्रकाश स्वपोषी एवं रसायन स्वपोषी तथा परपोषी, ब्रैकेट में लिखिएगा परजीवी, मृतजीवी होते हैं। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे बैक्टीरिया आर, बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ब्रैकेट में लिखिएगा फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, ब्रैकेट में फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक, ब्रैकेट बंद। एंड
हेट्रोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, ब्रैकेट में लिखिएगा पैरासाइटिक, पैरासाइटिक PARASITIC, पैरासाइटिक, कॉमा सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा फ्लैजिला, आधा फ लैजिला, फ्लैजिला जीवाणु का प्रचलन अंग है। फ्लैजिला इज द, फ्लैजिला इज द लोकोमोटरी ऑर्गेन ऑफ बैक्टीरिया, फ्लैजिला इज द लोकोमोटरी ऑर्गेन ऑफ बैक्टीरिया, फ्लैजिला जीवाणुओं का प्रचलन अंग है, लोकोमोटरी ऑर्गेन ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जीवाणुओं के दो प्रकार हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं के दो प्रकार हैं, पहला आर्कियो बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया, इंग्लिश वाले लोग भी लिखेंगे आर्कियो बैक्टीरिया। दूसरा लिखेंगे यू बैक्टीरिया, इंग्लिश में भी कहेंगे यू बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अगला पॉइंट लिखिएगा जीवाणु लैंगिक जनन, जीवाणु लैंगिक जनन, ब्रैकेट में लिखिएगा कंजुगेशन, तथा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ब्रैकेट में लिखिएगा मल्टीपल फिजन, दोनों करते हैं, दोनों करते हैं। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूस थ्रू, बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूस थ्रू, बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअली, सेक्सुअली बाई कंजुगेशन, बाई कंजुगेशन एंड एसेक्सुअली, एंड एसेक्सुअली बाई मल्टीपल फिजन, एसेक्सुअली बाई मल्टीपल फिजन। अगला पॉइंट लिखिएगा ये हानिकारक एवं फायदेमंद दोनों होते हैं, ये हानिकारक एवं फायदेमंद दोनों होते हैं, हानिकारक एवं फायदेमंद दोनों होते हैं। दे आर beneficial as well as harmful for us, they are beneficial as well as harmful for us। इसी में मान लो एक और बैक्टीरिया का शेप हम लिखाए थे ना आप लोगों को, गोल बैक्टीरिया होगा तो क्या कहेंगे कोकाई, राउंड शेप होगा, रॉड शेप होगा तो बैसिलस, लिखाए थे। गोलाकार बैक्टीरिया होगा तो कोकाई, डिजीज में नहीं लिखवाए थे उसको, जो लोग नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे। छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, जीवों का कोशिकीय जीवाणु का कोशिकीय संरचना, जीवाणु का कोशिकीय संरचना, जीवाणु का कोशिकीय संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु का कोशिकीय संरचना। अगर बैक्टीरिया गोलाकार है तो इसको कहा जाता है कोकाई, या इंग्लिश में कोकाई और कोकस, इंग्लिश में कोकाई या
कोकस कहते हैं। दूसरा, अगर बैक्टीरिया छड़नुमा है तो इसको कहते हैं बैसिलस। तीसरा, अगर बैक्टीरिया कॉमा आकार का है, कॉमा, तो इसको कहेंगे विब्रियो। अगर बैक्टीरिया स्प्रिंग जैसा है इसको कहेंगे स्पाइरिलम। अगर बैक्टीरिया श्रृंखला में है, श्रृंखला, तो इसको कहेंगे स्ट्रिप्टो। हो गया? ठीक है, तो मोनेरा किंगडम में केवल किसे रखा गया है? बैक्टीरिया को। याद रहेगा, मोनेरा किंगडम जो है वो केवल किसके लिए है? जीवाणु के लिए, बैक्टीरिया के लिए है। तो एक एक पॉइंट इसका फटाफट देख लीजिए। पहला पॉइंट है, इस जगत में कैसे जीव हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। तो आपको हम बहुत पहले ही बता दिए थे कि प्रोकैरियोटिक जीव केवल और केवल कौन होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को छोड़ के बाद बाकी सब यूकैरियोटिक। ठीक है, जीवाणु इस जगत का सबसे प्राचीन सदस्य है, यानी जीवाणु ही केवल इस जगत में आते हैं। मोनेरा किंगडम जो है वो केवल बैक्टीरिया के लिए होता है। बैक्टीरिया में पोषण कौन सा होगा? स्वपोषण। स्वपोषण में बैक्टीरिया दोनों करेगा, प्रकाश स्वपोषण भी करेगा और रसायन स्वपोषण भी करेगा। प्रकाश स्वपोषण का अगर एग्जाम्पल पूछे तो क्या कहोगे? साइनो बैक्टीरिया, इसी को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। याद है ना? तो साइनो बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यह प्रकाश स्वपोषण करता है। रसायन स्वपोषण पूछेगा तो ज्वालामुखी में कौन सा बैक्टीरिया रहता है? फास्फोरस बैक्टीरिया, याद है, बताए थे। और कौन सा बैक्टीरिया? आयरन बैक्टीरिया। गर्म पानी के झरना में कौन? सल्फर बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, फास्फोरस, इन तीनों में रसायन स्वपोषण। आगे है बैक्टीरिया पर पोषण, यानी दूसरे पर डिपेंड करता है। तो पर पोषण का कितना तरीका होता है? 3। पहला 2 तरीका लिखा गया है, परजीवी, मृतजीवी। एक तीसरा होता है सहजीवी। तो सहजीवी छोड़ के बैक्टीरिया में दोनों होता है, परजीवी भी मृतजीवी भी। जो हम लोगों के शरीर पर आकर के बैक्टीरिया रहता है वो क्या है? परजीवी। और जो मरे गड़े सड़े पदार्थों पर रहेगा वो क्या होगा? मृतजीवी। अब जैसे किसी को टाइफाइड हो गया तो साल्मोनेला टाइफी हम लोगों पर किस रूप में है? परजीवी। किसी को हैजा हो गया तो विब्रियो कॉलेरी किस रूप में है? परजीवी। ठीक है, डिकम्पोजर बैक्टीरिया, मतलब जो पदार्थों को सड़ा गला देता है, वो क्या होगा? मृतजीवी। तो दोनों विधि से पोषण करेगा, स्वपोषण भी करेगा, परपोषण भी करेगा। स्वपोषण का याद रखिएगा केवल एक ही एग्जाम्पल है, साइनोबैक्टीरिया। रसायन स्वपोषण में ज्वालामुखी में मिलने वाला फास्फोरस बैक्टीरिया, जंग लगे हुए लोहे पर मिलने वाला आयरन बैक्टीरिया, गर्म पानी के झरने में मिलने वाला सल्फर बैक्टीरिया, ये तीनों रसायन स्वपोषी होते हैं। आगे फ्लैजिला जीवाणुओं का प्रचलन अंग है, यानी बैक्टीरिया लोकोमोट किससे करता है? फ्लैजिला से करता है। फ्लैजिला क्या होता है? मान लो इस तरह का कोई बैक्टीरिया है, रॉड शेप, ठीक है, तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? बोलिए। अभी ना प्रोकैरियोटिक लिखे थे जी, तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होगा? नहीं होगा। ठीक है, बैक्टीरिया में यह सबसे बाहरी वाल जो है इसको क्या कहते हैं? सेल वाल। हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। और अंदर में यह क्या है? सेल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। आई बात समझ में? तो सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है। सेल चैप्टर में आपको हमने बताया था, सेल वाल किसका बना होगा? पेप्टिडोग्लाइकेन। किसका बना होगा? पेप्टिडोग्लाइकेन का। और सेल मेम्ब्रेन, तो बैक्टीरिया में जो इसकी कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, उससे एक धागा जैसा संरचना निकला रहता है, इसी को कहते हैं फ्लैजिला।
और इसी की सहायता से बैक्टीरिया चलता फिरता है, लोकोमोट करता है। अगर किसी बैक्टीरिया में केवल एक फ्लैजिला रहे तो इस एक फ्लैजिला को कहते हैं मोनोट्राइकस। ठीक है, क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस। अगर एक जीवाणु में एक जगह से दो फ्लैजिला रहे तो इसको कहेंगे डाइट्राइकस। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है जीवाणुओं में कोशिका झिल्ली रूपांतरित होकर के किसमें बदल जाती है? तो फ्लैजिला में। ठीक है, जीवाणु में जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, यह परिवर्तित होकर के फ्लैजिला में बदल जाती है और इसी फ्लैजिला से बैक्टीरिया चलता फिरता है, लोकोमोट करता है। 3 लोकोमोटरी ऑर्गन का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहला बताओ, कूटपाद, लिखाए थे ना, स्यूडोपोडिया, किसका है? अमीबा का है। दूसरा याद रखना है आपको, सीलिया, सीलिया किसका है? पैरामीशियम का है। और तीसरा आपको याद रखना है फ्लैजिला, फ्लैजिला किसका है? बैक्टीरिया का है। ठीक है, 3 याद रखना है, स्यूडोपोडिया, अमीबा, सीलिया, पैरामीशियम, फ्लैजिला, बैक्टीरिया। ठीक है, और किसी बैक्टीरिया, इसको क्या कहेंगे? डाइट्राइकस। और कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें एक एक फ्लैजिला पूरे इनके शरीर पर निकला रहता है अलग अलग जगहों से, इसको कहते हैं पेरीट्राइकस। तो फ्लैजिला का 3 प्रकार है, मोनोट्राइकस माने एक फ्लैजिला, डाइट्राइकस 2 फ्लैजिला, पूरे शरीर पर फ्लैजिला, पेरीट्राइकस। कोई दिक्कत? क्लियर ना? ये लिखना नहीं, याद समझने के लिए फ्लैजिला बताए हैं कि फ्लैजिला क्या होता है, इसको क्यों लिख रहे हैं फालतू, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लिख रहा हो तो लिख लो, अब लिखना शुरू कर दिए तो लिख लीजिए। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बस एक वही बैक्टीरिया है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, बाद बाकी कोई नहीं करता। धरती का वो सबसे पहला जीव है। चलिए, हो गया? लिख लिए ना? लिख रहे हैं भी? चलो, तो कहां तक पहुंचे थे? खत्म हो गया ना ये? ठीक है, ये हो गया प्रचलन अंग। क्या हो गया? फ्लैजिला। आगे लिखा है जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? पहला है आर्कियो। तो देखो, आर्कियो वर्ड का मतलब क्या होता है? ओल्डेस्ट। आर्कियो वर्ड जो है, इस आर्कियो का मतलब होता है ओल्डेस्ट, प्राचीन। और बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया, वैसे बैक्टीरिया जो धरती पर सबसे प्राचीन है। ठीक है, ये बैक्टीरिया बहुत मजबूत बैक्टीरिया, इसे किसी भी परिस्थिति में आप रख दो मरेगा ही नहीं। अब जैसे फास्फोरस बैक्टीरिया है, तो फास्फोरस बैक्टीरिया आपका कितना डिग्री तापमान में रहता है? तो नॉर्मल 2500 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अभी 40-45 डिग्री आता है तो हम लोग छटपटाने लगते हैं। ये 2500 डिग्री सेल्सियस में ज्वालामुखी के तापमान पर रह लेता है। तो सोचिए कितना बड़का थेथर है ये, समझ गए? इसको कहीं पर भी रख दो, इसको कुछ होने वाला नहीं, एकदम धूमधाम से रहेगा। सल्फर बैक्टीरिया कहाँ होगा? गर्म पानी के झरना में, और उसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। हम लोग खड़े हो जाएंगे तो खड़े खड़े उबल जाएंगे उस पानी में, खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। और उस पानी में सल्फर युक्त पानी में सल्फर बैक्टीरिया रहता है, तो ये कितना मजबूत होगा। जंग लगे हुए लोहे पर आयरन बैक्टीरिया है। ये सब बैक्टीरिया किस समूह के हैं? आर्कियो बैक्टीरिया। ये धरती के सबसे प्राचीन जीव होते हैं। ठीक है, और इट कैन बी सर्वाइव इन एनी एक्सट्रीम हैबिटाट, किसी भी विषम परिस्थिति में ये सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद है यू बैक्टीरिया। तो यू वर्ड जो है, इस यू का मतलब होता है ट्रू, इसको कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। वास्तविक जीवाणु प्रश्न पूछे किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं सुकुमार बैक्टीरिया। तनी सा ठंडा लगा, इसको बुखार लग जाएगा, बाहर निकला, धूप लगा, लू लग जाएगा, समझ गया? तो कमजोर बैक्टीरिया है, दवाई ववाई से ठीक हो जाता है। और इससे अगर कोई रोग हो आर्कियो बैक्टीरिया से, दवाई फेल हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, समझ गया? तो बहुत मजबूत बैक्टीरिया कौन सा? आर्कियो बैक्टीरिया। अब किसी को टाइफाइड वगैरह हुआ, वो सब कौन सा बैक्टीरिया होता है? यू बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो मॉडर्न ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज यू बैक्टीरिया, एंड ओल्डेस्ट और प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो है वो कौन सा है? आर्कियो बैक्टीरिया। जनन लैंगिक भी करेगा और अलैंगिक भी करेगा। ठीक है, लैंगिक जनन भी होगा, अलैंगिक जनन भी होगा, दोनों मोड से ये रिप्रोड्यूस करता है। चलिए, इतना हो गया। उसके बाद बैक्टीरिया अगर राउंड शेप का हो तो क्या कहेंगे? कोकाई। बैक्टीरिया अगर रॉड शेप का हो तो
बैसिलस। बैक्टीरिया अगर कॉमा शेप का हो तो विब्रियो। बैक्टीरिया स्प्रिंग शेप में हो तो एस्पाइरिलम। बैक्टीरिया राउंड शेप हो या रॉड शेप हो लेकिन चेन में रहे तो उसको क्या कहेंगे? एस्ट्रिप्टो कहेंगे। चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। प्रोटिस्टा वगैरह सब अगले क्लास में किया जाएगा। आज इतना ही।